आधुनिक युग विज्ञान का युग है। कोई भी किसी बात पर तब तक यकीन नहीं करता जब तक कि उसका सबूत ना हो। मगर यकीन मानिए दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी भी कई चीज़ें हैं जिनका सबूत इंसान आज तक नहीं ढूंढ पाया और ना ही कभी ढूंढ पाएगा। बहुत समय पहले की बात है। मेरे ननिहाल में एक बहुत ही खौफनाक जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें भयानक जिन्नों और भूत प्रेतों का वास था। उसमें रात भी कोई भी आता जाता नहीं था और अगर कभी किसी ने जाने का साहस किया तो अगले दिन उसकी लाश मिलती थी। इसलिए सब उससे दूर ही रहते थे। उसके बारे में मान्यता थी कि उसमें निवास करने वाले भूत प्रेत बच्चों और औरतों को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। जब भी मैं ननिहाल जाता उसके बारे में बहुत कहानियां सुनने को मिलती, पर कभी वहां जाने को नहीं मिला। एक बार की बात है, उस समय मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी। एक दिन मैं स्कूल से घर आया तो देखा कि माँ रो रहे थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि तार आया है, तुम्हारे नाना जी गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं और वो मुझे देखना चाहते हैं। पिताजी कहीं बाहर गए थे काम से। माँ अकेले कभी नहीं गई थी, इसलिए घबरा रहे थे। मैंने माँ से कहा कि आप चिंता ना करें, हम दोनों सुबह वाली ट्रेन से चलेंगे और शाम तक पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन सवेरे हम दोनों निकल तो समय पर गए, पर ट्रेन बहुत लेट चली। हमारा ननिहाल बहराइच जिले के जिस गांव में था वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, पर रास्ते में वही बहुत घना खौफनाक जंगल पड़ता था जिसमें भयानक भूत प्रेतों का निवास था। उस समय सेलफोन भी नहीं हुआ करते थे और ना ही कैब या टैक्सी जैसी सुविधाएं थी। ट्रेन जिस समय पर मंजिल स्टेशन पर पहुंची तब तक रात के 12 बज चुके थे। उस समय चोर डाकुओं से ज़्यादा भूत प्रेतों का डर था। हमारे पास सामान ज़्यादा नहीं था। उस छोटे स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा था। माँ ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर चल दिए। उस दिन हमारे अलावा जो भी यात्री वहां उतरे थे सबके रास्ते अलग थे। हम लोग स्टेशन से निकलकर गांव की ओर चल पड़े। पूरे माहौल में खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनकर मन अंदर तक कांप जाता था। हम चलते हुए जंगल के करीब पहुंचे तो एक बैलगाड़ी खड़ी दिखी। आगे एक बूढ़े पापा बैठे थे। उन्होंने माँ का नाम लेकर पुकारा, अरे राजेश्वरी बिटिया, गाड़ी में बैठ जाओ, हम गांव ही जा रहे हैं। मम्मी उनकी ओर देखकर जब तक कुछ बोलते उससे पहले ही वो बोल पड़े, अरे बिटिया, हमको पहचाना नहीं का? हम हैं रामदीन काका। जब तुम छोटी सी थी तब तुम्हारे घर में काम करते थे। तो इस पर मम्मी ने कहा, अच्छा हाँ काका, पहचान लिया। उसके बाद हम दोनों उनकी बैलगाड़ी पर बैठ गए तो उन्होंने कहा, बिटिया बचुआ, दोनों लोग सिर को और मुंह को ढक लो और चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि इस जंगल में भूत प्रेत का वास है। जब घर आएगा तो हम तुम्हें बता देंगे। रामदीन काका के मिलने से हम दोनों को बहुत बड़ा सहारा मिल गया। हम दोनों ने उनके कहे अनुसार अपना चेहरा और आंख ढक ली। आधे घंटे के बाद जब बूढ़े पापा ने कहा कि बिटिया घर आ गया है तो हम लोगों ने अपना मुंह खोलकर गाड़ी से उतर गए। माँ ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मामा जी ने दरवाज़ा खोला और इतनी रात में हमें देखते ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, इतनी रात में अचानक अकेले कैसे आए? सब ठीक तो है?
हमने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी नहीं थी, रामदीन काका जा चुके थे। माँ ने बताया कि पिताजी की बीमारी के बारे में सुनकर हमसे रहा नहीं गया और हम तुरंत चल दिए। समय से पहुंच जाते, पर गाड़ी इतनी लेट हुई कि यहाँ पहुँचने में 12 बज गए। वो तो अच्छा हुआ जो रामदीन काका हमें मिल गए, वही हमें स्टेशन से अपनी बैलगाड़ी में लाए हैं। माँ की बात सुनकर मामा जी तो जैसे भौचक के रह गए। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि रामदीन काका को मरे तो 1 साल बीत चुका है। उनकी मौत उसी जंगल में हुई थी। तुम तो जानती ही हो कि वो जंगल कैसा है, उसमें कुछ रहता है, पता है ना। रात में नाम नहीं लिया जाता, वहाँ दिन में भी कोई नहीं जाता, तो रात में कौन जाएगा। मगर हम रामदीन काका की बैलगाड़ी में बैठकर ही घर पहुंचे थे। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता था। सारी बात जानकर अब हम सब इस आशंका से भयभीत थे कि हम एक भूत के साथ यात्रा कर रहे थे। नाना जी ने जब पूरी बात सुन ली तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि रामदीन ने अपनी मौत के बाद भी मुसीबत में मेरी बेटी की मदद करके अपना कर्तव्य निभाया। मैं यानी कि नाना जी मन ही मन तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन बार बार कहने पर भी इन लोगों ने तुम्हें चिट्ठी नहीं लिखी। क्या? तो फिर वो तार किसने भेजा? माँ ने कहा, सब भौचक्के थे। मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से ये आइडिया लगा रहा था कि क्या रामदीन की आत्मा ने नाना जी के मन की बात जानकर ये सब किया है। क्या ऐसा भी हो सकता है? अगले दिन गांव में इस घटना की चर्चा थी। अब उस खौफनाक जंगल के बारे में जो कहानी प्रचलित थी वो सच साबित हो चुकी थी कि इस जंगल में प्रेत जो हैं वो बच्चों और औरतों को नहीं सताते हैं, वो सिर्फ मर्दों को ही परेशान करते हैं। रामदीन भी उसी जंगल में अपनी बैलगाड़ी पर मारे पाए गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। गांव के प्राकृतिक माहौल में पले बड़े होने की वजह से गांव मुझे हमेशा से ही आकर्षित करता रहा है। पहले हमारा परिवार गांव में ही रहा करता था, सिर्फ पिताजी ही शहर में नौकरी करते थे। जब हम भाई बहन पढ़ने वाले हुए तो माँ भी शहर में ही रहने लगी। दादी बाबा ताऊ जी के साथ गांव में रहते थे। खेती का सारा काम ताऊ जी ही संभालते थे। किसी कारणवश उनकी शादी पिताजी के बाद हुई, इसलिए ताऊ जी के बच्चे हम दोनों भाई बहनों से छोटे थे। वो जब पढ़ने वाले हुए तो वो भी हमारे साथ ही आकर रहने लगे। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में ताऊ जी आकर हमें गांव ले जाते हैं और फिर हम पूरी छुट्टी भर दादी बाबा के साथ गांव में रहते थे। 12वीं के बाद मेरा कानपुर IIT में एडमिशन हो गया। मेरे साथ हॉस्टल में मेरा रूममेट लड़का तमिलनाडु के कोटागिरी से था। हम लोग अक्सर अपने गांव के बारे में बात करते रहते थे। उसके मुंह से उसके गांव की सुंदरता का वर्णन सुनकर मैंने इस साल गर्मियों की छुट्टियों में 1 हफ्ता के लिए उसके गांव जाने का फैसला किया। मैंने इस बारे में अपने पिता से अनुमति लेकर रिजर्वेशन करवा लिया। 3 दिन की यात्रा के बाद मैं उसके साथ उसके गांव पहुंच गया। चाय के बगानों के बीच बसे हुए उसके गांव का माहौल बहुत ही मनमोहक था। उसके गांव में पर्यटकों के लिए 3 होम स्टे थे। मेरे दोस्त ने बताया कि इनमें से तीसरा होम स्टे किसी अंग्रेज अधिकारी का बंगला है, जिसके बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। कई पर्यटकों के मौत के बाद अब ये बंद ही रहता है। सरकार की ओर से जो केयर टेकर है वो कभी कभी इसकी सफाई करवाने आता है। मैं बचपन से ही बहुत ही साहसी था।
इसलिए मैंने मन ही मन उस बंगले के बारे में जानने की इच्छा बना ली। मेरे मित्र वेंकटेश के माता पिता ने मुझे सचेत किया कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, पर मैं अपने विश्वास पर अटल था। रात को जब सब लोग सो गए तो मैं चुपचाप अपने दोस्त वेंकटेश को लेकर घर से बाहर निकल गया। बंगला वहां से थोड़ी दूर पर था। हम लोग अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में किसी तरह ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए बंगले के पास पहुंचे। बंगले का गेट बंद था, बाहर घना अंधेरा था, पर अंदर बंगले में रोशनी दिख रही थी। वेंकटेश ने अंदर जाने से मना कर दिया। बंगले की बाउंड्री वॉल ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए मैं कूदकर अंदर पहुंच गया। मैंने दबे पांव जाकर जहां से रोशनी आ रहे थे वहां खिड़की से अंदर झांका तो वहां कोई पार्टी चल रहे थे। कुछ लड़के लड़कियां नाच रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उस पार्टी में शामिल सभी लोग उनके सिर नहीं थे। जो भी खा पी रहे थे सीधे खून बहते गले में डाल रहे थे। बहुत ही विभत्स नजारा था। मैंने अपना दिल मजबूत किया और ध्यान से देखने लगा कि कहीं ये कोई आंखों का धोखा तो नहीं, मगर ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल सच में थे। वहाँ जितने भी लोग थे उनमें से किसी के भी सिर नहीं थे। मुझे लगने लगा कि अब तो पक्का ये भूत पिशाच का ही मामला है। मन में ये भाव आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अगले ही पल एक लंबे से हाथ ने मुझे खिलौने की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया। 3 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मेरे दोस्त ने बताया कि वो वहीं बंगले के बाहर खड़ा था। इसलिए जैसे ही तुम बाउंड्री से बाहर गिरे मैंने तुरंत गांव वालों की मदद से तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तुम पहले ऐसे आदमी हो जो जिंदा बचे हो। सारे मीडिया वाले तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। सभी उत्सुक हैं बंगले के बारे में जानने के लिए। मैं उसकी बातें सुनता रहा और सोच रहा था कि उस बंगले का विभत्स नज़ारा किसी रहस्यमयी घटना का संकेत है जो सालों पहले उस बंगले में किसी पार्टी के समय घटित हुई होगी, जिस पर अपराधियों ने पर्दा डाल दिया। मैंने मीडिया और पुलिस के सामने अपना संदेह भी व्यक्त किया, पर कुछ नहीं हुआ। व्यवस्था के सब खेल हैं। जब जीवितों को न्याय नहीं मिला तो फिर मुर्दों को कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। उस रात जब मैं अपनी साइकिल लेकर फैक्ट्री से वापस घर जाने के लिए निकला तो वक्त काफ़ी हो चुका था। रात का अंधेरा पूरे आसमान को घेर चुका था। उस रात आसमान पर चांदनी भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। शायद वो अमावस की काली रात थी। मैंने ज़्यादा कुछ सोचे समझे बगैर साइकिल लिया और वापस घर की ओर आगे बढ़ने लगा। रास्ते पर मेरे अलावा और कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। और रात 10 बजे तक तो हमारा गांव पूरी तरह से जैसे खाली ही हो जाया करता है। ऊपर से ये रास्ता, इस सुनसान रास्ते पर तो ना कोई घर है और ना ही कोई दुकान। ना जाने कितने ही लोगों ने मुझे मना किया था कि अगर ज़्यादा रात हो जाए तो कारखाने में ही रुक जाना, मगर मैं नहीं माना। मुझे तो अपना घर ही पसंद है। इसलिए मैं इतनी रात गए भी अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ आगे बढ़ रहा था। ठंड का मौसम था और कहीं ना कहीं साइकिल चलाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। सर्दी से मेरी नाक बह रही थी, मगर फिर भी जैसे तैसे मैं आगे बढ़ रहा था। ठंडी हवा के झोंके जब चेहरे से टकराते तो ऐसा महसूस होता जैसे कोई बर्फ फेंक कर मार रहा हो।
मगर फिर भी मैं आगे बढ़ने लगा और तेजी से पेडल मारते हुए साइकिल चलाए जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अचानक से मेरी साइकिल का वजन बढ़ गया हो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक ही साइकिल का वजन कैसे बढ़ सकता है? मैंने सिर झुकाकर आगे के चक्के पर नजर डाला तो आगे का चक्का बिल्कुल ही सही सलामत था। हवा भी भरपूर थी जिससे मैं अपने घर तक पहुंच सकता था। और मैंने सिर घुमाकर जैसे ही पिछले चक्के को देखना चाहा कि मेरा दिमाग जैसे सुन्न सा हो गया। मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई क्योंकि मेरी साइकिल के पीछे एक आदमी बैठा हुआ था। उसका पूरा चेहरा जैसे सड़ा हुआ था, उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी और पूरा शरीर ऐसा था जैसे पूरे शरीर में खून ही ना हो और पूरा शरीर जैसे कागज सा सूख गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह इंसान है कौन और मेरी साइकिल पर आकर कौन बैठ गया। मगर तभी मैंने उसके पैरों पर ध्यान दिया तो पाया कि उसके दोनों पैर उल्टे थे, यानी कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है, कुछ और जो इंसानों से बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। मैं जानता था कि अगर मैंने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या फिर कुछ ऐसा किया जो उसे पसंद नहीं आया तो मेरी मौत पक्की। इसलिए मैं बिना डरे बहुत धीरे धीरे साइकिल चलाए जा रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे ऐसा एहसास दिलाया कि मैंने उसे देखा ही नहीं तो फिर शायद वो मुझे कुछ नहीं करेगा। मेरे हाथ डर से थर-थर कांप रहे थे, मगर फिर भी मैं किसी तरह साइकिल लेकर आगे बढ़े जा रहा था। पता नहीं मैं जिंदा बचूंगा या नहीं, यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मगर जैसे तैसे मैंने साइकिल चलाना जारी रखा। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया जब मुझे पीछे से आवाज़ आई, बस यहीं रोक दो। मैंने तुरंत ही साइकिल रोकी और फिर किसी ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत बहादुर हो, जाओ। फिर मैंने अपना साइकिल लिया और जैसे तैसे घर पहुंच गया। मगर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर वो इंसान था कौन, या फिर इंसान नहीं, वो आत्मा थी कौन। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।